Hi guys, I'm Anvita Divedi from Target for IQ, and as I've told you in yesterday's video that we are gonna start company law videos. So in this series, this is the second lecture of the company law, in which we will discuss about the title and definition clauses of Company Act. So in yesterday's video, I have already given you the introduction part of the company law. So let's start with the today's video. एंड ये जो टाइटल एंड डेफिनेशन क्लॉजेस का वीडियो है ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कॉन्स्टिट्यूट करता है मेनली, एंड दीज प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन द फर्स्ट चैप्टर आउट ऑफ 27 चैप्टर्स ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, एंड दिस फर्स्ट चैप्टर इज़ नोन एज प्रिलिमिनरी चैप्टर. ठीक है, तो ये जो प्रिलिमिनरी चैप्टर है इसमें दो ही सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. और इसको मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 2 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेफिनेशन क्लॉज है, और डेफिनेशन क्लॉज काफ़ी लेंदी है इस चैप्टर का. इसमें इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, तो सारी डेफिनेशंस तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट आई हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसके अलावा एक बार बेयर एक्ट से रीडिंग कर लीजिएगा. मैंने यहाँ पे सारी डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट है उनको एक्सप्लेन मैं करूँगी, बट अगर आप एक बार बेयर एक्ट से रीडिंग कर लेंगे तो आपको जो बची हुई डेफिनेशंस हैं अगर उनमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो you can tell me in the comment section, so I can either explain it in the comment section itself or I will explain it in the next videos. So title जो है वो सेक्शन 1 में कंटेंट है. तो देखिए सेक्शन 1 सबसे पहले किसी भी एक्ट का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका टाइटल और एक्सटेंट होता है, यानी कि उस एक्ट का नाम क्या है और वो कहाँ किस हद तक फैला हुआ है, यानी कि उसकी एक्सटेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे वो लागू होता है. तो जो क्लॉज 1 है सेक्शन 1 का वो बताता है कि इस एक्ट को हम कंपनी एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं. इसके अलावा जो इसकी एक्सटेंट है वो होल ऑफ इंडिया, यानी कि इट इज़ एप्लीकेबल टू दी होल ऑफ इंडिया. जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली जब जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 नहीं रिमूव हुआ था तो कुछ एक्ट से जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लागू होते थे, बट ये एक्ट स्टार्टिंग से ही जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होता था. इसके अलावा फिर आते हैं हम एप्लीकेशन पे. ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है ये सेक्शन 4 में दिया हुआ है. सेक्शन 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे सॉरी क्लॉज 4 में दिया हुआ है, और क्लॉज 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है. तो ये जो एप्लीकेशन है ये कहता है यानी कि सेक्शन 1 क्लॉज 4 कहता है कि जो कंपनी एक्ट है ये जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं अंडर दिस एक्ट उन पे लागू होगा. इनकॉर्पोरेट अर्थात निगमित होती हैं, यानी कि जो भी इस एक्ट के अंतर्गत निगमित कंपनीज हैं उन पे लागू होगा. इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी पे लागू होगा, और इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज पे लागू होगा, और वो सारी कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सप्लाई में इन्वॉल्व है उन पे लागू होगा. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है कि ये जो एक्ट है ये इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई कंपनीज पे तब लागू नहीं होगा जब इंश्योरेंस कंपनीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है उसके प्रोविजन से इनकन्सिस्टेंट हैं कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, या फिर बैंकिंग एक्ट के प्रोविजन से इनकन्सिस्टेंट हैं इस एक्ट के प्रोविजन. तो इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी पे ये एक्ट नहीं लागू होगा. अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 2 की, जो कि डेफिनेशन क्लॉज है. अब आप मुझे ये बताइए कि कंपनीज एक्ट 2013 में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या होगी. ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कंपनी की होगी क्योंकि यहाँ पे हम कंपनीज की बात कर रहे हैं. तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 ये डिफाइन करता है कंपनी को कि कंपनी क्या होती है. तो इस एक्ट के तहत कोई भी ऐसी संस्था जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट वो कंपनी मानी जाएगी, यानी कि कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी बॉडी जो कि इस एक्ट के अंतर्गत, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत निगमित है, उसको हम कंपनी मानेंगे. इसके अलावा कंपनी के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. फिर सेक्शन 2 क्लॉज 4 की बात करते हैं. देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 4 एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बताता है एपेलेट ट्रिब्यूनल. देखिए जब कंपनी होती है तो यानी कि उससे रिलेटेड डिस्प्यूट भी होंगे, कुछ लोग कंपनी पे केस करेंगे, कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के बाहर के लोग, बहुत सारे लोग कंपनी से कुछ ना कुछ और अदर कंपनीज होंगी जो कंपनी पे केस कर सकती हैं. तो इनके लिए कंपनी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई है. तो ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है इसको हम नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, जो कि सेक्शन 410 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट होती है. यानी कि
जो डेफिनेशन है एपिलेट ट्रिब्यूनल की, यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत एपिलेट ट्रिब्यूनल जहाँ जहाँ पे भी रेफ़र किया गया है, हम ये मानेंगे कि ट्रिब्यूनल जो कि सेक्शन 410 के अंतर्गत गठित हुई है या फिर सेक्शन 410 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसे हम एपिलेट ट्रिब्यूनल कंसिडर करेंगे, जिसे हम नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के नाम से जानेंगे। और सारे डिस्प्यूट, जितने भी कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट होंगे, वो यही तय करेगी। उसके बाद आर्टिकल्स की बारी आती है। इस एक्ट में जहाँ जहाँ पे भी आर्टिकल रेफर किए गए हैं, उनका मतलब है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 5 में दिया हुआ है। तो ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इसको आप बेसिकली इस तरीके से समझिए, जैसे हमारी कंट्री है, उसको रन करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आईपीसी है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हमारे पास कंपनी लॉ है, इसमें बहुत सारे लॉज हम बनाते हैं। तो वो जो लॉज होते हैं वो हमारे देश को गवर्न करने के लिए, उसको रन करने के लिए होते हैं। तो इसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो हमारी जो कंपनी है उसको रन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर डिफ़ाइन करते हुए, या और बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हुए। तो इस तरीके से ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए होते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब इसके बाद बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तरीके से जो बहुत सारे कंपनीज़ के डायरेक्टर्स होते हैं, उनके समूह को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तो ये सेक्शन 2 क्लॉज 10 में डिफाइंड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 10 में दी गई है। इसके अलावा अब बात आती है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस एक्ट में, बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? देखिए, कोई भी ऐसी संस्था जो कि निगमित हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। और निगमित संस्था का मतलब ये है कि या तो वो इंडिया में निगमित हो, एज वेल एज इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, तो फॉरेन कंपनीज जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में निगमित हैं, उन सबको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट में मानेंगे। ये सेक्शन 2 क्लॉज 11 में दिया हुआ है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है प्रीलिम्स में, या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉरेन कंपनीज इंक्लूड होती हैं या नहीं होती हैं, ऑप्शन में आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि नहीं, फॉरेन कंपनीज इंक्लूड होती हैं बॉडी कॉर्पोरेट में। या फिर इसके एक्सेप्शंस पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कंसिडर करते हैं विद इन दी कंपनी एक्ट 2013। वो कौन सी संस्थाएं हैं? वो कोऑपरेटिव बॉडीज़ होती हैं, और या फिर कोई ऐसी बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से स्पेसिफाई की है कि दैट दिस बॉडी इज़ नॉट दी बॉडी कॉर्पोरेट, इफ़ इट इज़ स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी। फिर हम बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट की। देखिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इससे आपसे ये पूछ सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ये सेक्शन 2 क्लॉज 13 में डिफाइंड है बुक्स ऑफ अकाउंट। और सेक्शन 2 क्लॉज 13 में 4 चीज़ें दी गई हैं सब क्लॉजेज में, कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो पहले तो वो सारे सम्स जो कि कंपनी रिसीव करती है या फिर कंपनी एक्सपेंड करती है, यानी कि वो सारा अमाउंट, वो सारा पैसा, ठीक है, जो कंपनी वो सारा अमाउंट जो कंपनी रिसीव कर रही है या तो किसी सोर्स से, और या फिर एक्सपेंड कर रही है किसी चीज़ पर, या फिर एक्सपेंडिचर और ये जो रिसिप्ट्स हैं जो कंपनी रिसीव करी है अमाउंट, इनसे रिलेटेड कोई मैटर है, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड होगा। इसके अलावा कंपनी हमेशा कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। कंपनी फॉर्म की जाती है तो या तो किसी प्रोडक्ट के किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या किसी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए फॉर्म की जाती है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और परचेज़ है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड होगा। इसके अलावा कंपनी के अपने कुछ एसेट्स होते हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसेट्स एज इन कि आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी जब फॉर्म की जाती है तो कंपनी को रन करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदी जाती हैं, या कंपनी को ऑफिस क्रिएट करने के लिए कोई जगह ली जाती है, उसमें कुछ फर्नीचर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एसेट्स में इंक्लूड होते हैं कंपनी के। ठीक है, जितनी भी चीज़ें कंपनी को रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, वो सारे कंपनी के एसेट्स माने जाते हैं। और इसके अलावा कंपनी की कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने डेट लिया हुआ है, या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके तरफ कुछ कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड की जाती हैं। फिर जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आइटम्स ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई भी ऐसे आइटम्स जो कि सेक्शन 148 ऑफ दिस एक्ट उसके अंतर्गत लिस्टेड हैं, वो सारे आइटम्स, उनकी कुछ वैल्यू होती है, वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद आता है कंपनी लिक्विडेटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कंपनी लिक्विडेटर का टर्म कब आता है, जब यूज़ होता है जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, ठीक है, यानी कि जब कंपनी हम क्लोज कर रहे होते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। ये सेक्शन 2 क्लॉज 23 में डिफाइंड है। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी लिक्विडेटर का कंपनी लिक्विडेटर क्या होता है? कंपनी लिक्विडेटर एक पर्सन होता है जो कि अपॉइंट होता है या तो ट्रिब्यूनल के द्वारा या फिर कंपनी और उसके क्रेडिटर्स के द्वारा। अब देखिए वाइंड अप दो तरीके से होता है, या तो एक कंपलसरी वाइंड अप होता है जहाँ पे कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा होता है बिकॉज कंपनी या तो घाटे में चल रही होती है या कुछ ऐसी सिचुएशन राइज हो गई होती है जिसकी वजह से कंपनी को रन नहीं किया जा सकता है, तो वो कंपलसरी वाइंड अप होता है। और एक होता है वॉलेंटरी वाइंड अप। तो उसमें क्या होता है कि वॉलेंटरी वाइंड अप कि आप अपनी मर्ज़ी से कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं, यानी कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ या क्रेडिटर्स जो हैं वो वॉलेंटरली अपनी इच्छा से कंपनी को बंद कर रहे हैं। तो जब कंपनी ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंड अप की जाती है, यानी कि कंपल्सरली वाइंड अप की जाती है, तो जो कंपनी लिक्विडेटर होता है वो ट्रिब्यूनल अपॉइंट करती है। और जब कंपनी क्रेडिटर्स के द्वारा या फिर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा वाइंड अप की जाती है तो कंपनी लिक्विडेटर्स कंपनी या फिर उसके क्रेडिटर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको कल बताया था कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 के तहत, ठीक है। पहले ये पोस्ट मैंडेटरी नहीं थी, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना ज़रूरी नहीं था। तो ये डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 24 में डिफाइंड है। अब ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सेक्शन 2 क्लॉज 24 सिर्फ यही बताता है कि कंपनी सेक्रेटरी का मतलब होता है जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया है वही कंपनी सेक्रेटरी सेक्शन 2 क्लॉज 24 में माना जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट नहीं पढ़ना है, इन जनरल बस आपको समझ लेना है कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। फिर हम बात करते हैं डिबेंचर्स की। सेक्शन 2 क्लॉज 30 में डिबेंचर्स डिफाइंड है। डिबेंचर्स क्या होते हैं? एनी फॉर्म ऑफ डेट, ठीक है। कंपनी जैसे डेट लेती है, आपको पता है, चाहे शेयर्स के फॉर्म में हो या फिर कभी कंपनी लोन लेती है, तो ये सारे जो डेट होते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस होते हैं, यानी कि दस्तावेज, फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो डेट का, ठीक है, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू शेयर्स और एनी काइंड ऑफ एविडेंस जो कि ये बताए कि कंपनी ने डेट लिया है, तो वो डिबेंचर्स माने जाएंगे। अब डिबेंचर्स के साथ एक कंडीशन लगी हुई है कि ज़रूरी नहीं है कि डिबेंचर्स उन्हीं डेट्स को माना जाए जो कि चार्ज लगाते हो असेट्स पे, ठीक है। अब चार्ज लगाने का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए बहुत सारे क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी को डेट दे देते हैं बिना सिक्योरिटी लिए हुए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है आप बैंक से लोन लेते हो तो आप एक बैंक को सिक्योरिटी देते हो, यानी कि आप एक कुछ चीज़ गिरवी रखते हो बैंक के सामने, ठीक है। तो कोई भी अपना एसेट, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, तो उसी तरीके से कंपनी के जो एसेट होते हैं वो सिक्योरिटी के तौर पे कई बार क्रेडिटर्स के सामने रखे जाते हैं और उन पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई क्रेडिटर, अगर किसी क्रेडिटर ने बिना सिक्योरिटी के कंपनी को डेट दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी डिबेंचर्स में आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी होना या फिर एसेट पे इंटरेस्ट चार्ज करना ज़रूरी नहीं है डिबेंचर्स होने के लिए। उसके बाद फिर बारी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करता है या कंटेन करता है। ये सेक्शन 2 क्लॉज 40 में डिफाइन है, पहली बात। दूसरी बात, ये 5 चीज़ें इंक्लूड करता है। पहला, बैलेंस शीट जो कि हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस शीट की बात, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनते हैं। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के शेयर्स में कोई चेंजेस आए हैं तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होगा। फिर आता है एक्सप्लेनेटरी नोट जो कि या तो बैलेंस शीट से रिलेटेड हो और या फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से रिलेटेड हो, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट अगर है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। अब बारी आती है लिस्टेड कंपनीज़ की। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। लिस्टेड कंपनीज़ कुछ नहीं होता, सिर्फ वो कंपनीज़ होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। यानी कि आपको पता है कि इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो वो लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी, और ये सेक्शन 2 क्लॉज 50 में दिया हुआ है। इससे कुछ नहीं, बस कंपनी की क्रेडिट वैल्यू बढ़ती है, एक तरीके से कंपनी के क्रेडेंशियल्स बढ़ते हैं।
इसके अलावा अब बारी आती है मेमोरेंडम की। देखिए मेमोरेंडम क्या होता है, ये एक तरीके से कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है तो ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की तरीके हुआ। तो देखिए आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 56 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंड है। बेसिकली मेमोरेंडम वर्ड डिफाइंड है। मेमोरेंडम वर्ड का मतलब यहाँ पर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, ठीक है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया जाता है। यानी कि कंपनी के बारे में जितनी भी डिटेल्स होती हैं, यानी कि कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी कैसे फॉर्म हुई है, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, ये सारी डिटेल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी बाहर के लोगों से कैसे डील करेगी, यानी कि कंपनी का रिलेशन पब्लिक से क्या है, वो सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसमें कंटेन होती हैं। तो कंपनी की जो आउटलाइन होती है, एक तरीके से कंपनी की आउटलाइन जो होती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है, और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यानी कि कंपनी इंटरनली कैसे चलेगी वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होता है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेस्ड होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, ठीक है। जैसे हमारे जो डिफरेंट हमारी कंट्री में जो डिफरेंट एक्ट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ड होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते, वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से सब्सिडरी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर की। देखिए ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको ऊपर डिफाइन किया था कंपनी लिक्विडेटर, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 23 में डिफाइन है। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ऑफिशियल लिक्विडेटर सेक्शन 2 क्लॉज 61 में डिफाइन है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड हो एज लिक्विडेटर, यानी कि ऑफिशियल लिक्विडेटर यहाँ पर उस पर्सन को कंसिडर किया जाएगा, या ऑफिशियल लिक्विडेटर की डेफिनीशन वो डेफिनीशन मानी जाएगी जो कि सेक्शन 359 सब सेक्शन आई में दी हुई है। यानी कि सेक्शन 359 जो है इस कंपनीज एक्ट का, उसका जो आई क्लॉज है उसमें ऑफिशियल लिक्विडेटर डिफाइंड है, और उसमें जो डेफिनीशन दी हुई है ऑफिशियल लिक्विडेटर की, वही डेफिनीशन हम ऑफिशियल लिक्विडेटर की मानेंगे। ये सेक्शन 2 क्लॉज 61 में लिखा हुआ है। अब वहाँ पे ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब क्या है, ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपना कोई ऑफिसर, अपना कोई परमानेंट ऑफिसर अपॉइंट करती है एज अ लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, तो उसे हम ऑफिशियल लिक्विडेटर कहते हैं, ठीक है। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती है, और कंपनी लिक्विडेटर इन जनरल टर्म है कि जब भी कंपनी वाइंड अप होती है तो जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट होता है उसे हम कंपनी लिक्विडेटर कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपनी लिक्विडेटर क्या है और किस क्लॉज में दिया हुआ है, तो आप सेक्शन 2 सब क्लॉज 23 बोलेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, तो आप सेक्शन 2 सब क्लॉज 61 बोलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ऑफिशियल लिक्विडेटर सेक्शन 359 सेक्शन ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब आप यही समझेंगे कि जो भी डेफिनेशन सेक्शन 359 सब सेक्शन आई में डिफाइंड है उसे हम ऑफिशियल लिक्विडेटर मानेंगे। और सेक्शन 359 में क्या डिफाइंड है, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है। तो जब ये चीज़ आपको अब क्लैरिटी हो गई होगी। अगर अब आपको एक बार आप पढ़ लीजिएगा बेयर एक्ट से सारी डेफिनेशंस। उसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो एज आई सेड यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, और जो भी डाउट्स होंगे मैं रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगी। इसके अलावा आप लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनको मैं आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो आने वाले सेक्शंस हैं और जो टॉपिक्स हैं वो सारे मेंस में भी पूछे जा सकते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन क्लॉज जनरली प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।